फिल्म की शुरुआत 1990 के समय से होती है। हमें दो बहन भाई मिशेल और क्रिस से मिलवाया जाता है। क्रिस बहुत ज़हीन था। छोटी उम्र में ही वह एक ऐसा टेस्ट दे रहा था जिससे वह सीधे कॉलेज में एडमिशन ले सकता था। एग्जाम से फ्री होकर जैसे ही मिशेल और क्रिस बाहर आते हैं, उन्हें आर्मी ऑफिसर्स रोक लेते हैं क्योंकि क्रिस ने कॉस्मो रोबोट वाला एक शर्ट पहना था जो ये जाहिर कर रहा था कि उसे रोबोट्स पसंद है। लेकिन अब की दुनिया में इंसानों और रोबोट्स के दरमियान जंग होने वाली थी। सीन कट होता है। हमें ईथन नामक एक साइंटिस्ट को दिखाया जाता है जिसे रोबोट्स से बेहद नफरत थी। सालों पहले रोबोट्स को इंसानों की मदद के लिए बनाया गया था, जिनसे इंसानों ने काम करवाया। लेकिन जब रोबोट्स में कोई दिक्कत आ जाती तो इंसान उन्हें फेंक दिया करते थे। सालों तक इंसानों का बुरा रवैया सहते सहते रोबोट्स थक गए और अपनी इज्जत और हक की मांग के लिए उन्होंने एक अलायंस बना ली जिसका हेड था पीनट। इंसानों को रोबोट्स की ये हरकत पसंद नहीं आई और रोबोट्स की इस अलायंस तथा इंसानों के बीच जंग छिड़ गई। आखिरकार इंसानों ने भी अपना रवैया नहीं बदला और जंग शुरू हो गई। इंसानों पर रोबोट्स को यूज करने और उन्हें घरों में रखने पर पाबंदी लगा दी गई और हर तरफ जंग का माहौल बन गया। जंग के दौरान एक मिलिट्री ऑफिसर इवेंट्स जाकर अपने हेड को रिपोर्ट करता है कि रोबोट्स इंसानों पर भारी पड़ रहे हैं क्योंकि वे थकते नहीं। इंसान बस ये जंग हारने ही वाले थे कि साइंटिस्ट ईथन ने एक नई टेक्नोलॉजी बना ली इंसानों की मदद के लिए। उसने न्यूरोकास्टर रोबोट्स बनाए जिन्हें इंसान अपने ब्रेन की मदद से कंट्रोल कर सकता था। इस टेक्नोलॉजी को नाम दिया गया न्यूरोटेक। इंसान इसमें अपने सिर पर न्यूरो हेलमेट पहनकर उसकी मदद से न्यूरोकास्टर रोबोट को कंट्रोल करके जंग लड़ने लगे। न्यूरोकास्टर रोबोट्स भी आम रोबोट्स की तरह थे। वे थकते नहीं थे और बस कुछ ही हफ्तों में इस नई टेक्नोलॉजी की मदद से इंसानों ने रोबोट्स से ये जंग जीत ली। इस जंग में सबसे ज्यादा रोबोट्स को मारने का अवार्ड मिला मेजर मार्क को। जंग खत्म होने के बाद इंसानों ने रोबोट्स के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट कर लिया जिसके तहत उन्हें डिस्ट्रॉय करने की बजाय एक फैसिलिटी में कैद किया जाना था। वक्त गुजरता रहा। साइंटिस्ट ईथन ने अपनी न्यूरोटेक टेक्नोलॉजी को और भी एडवांस बना लिया। उसने इंसानों के दिमाग को दो हिस्सों में बांटकर एक ही समय पर दोनों हिस्सों को न्यूरोकास्टर से अटैच करने का तरीका खोज निकाला। यानी अब इंसान एक ही समय में दो न्यूरोकास्टर रोबोट्स को कंट्रोल कर सकता था अपने एक ही ब्रेन की मदद से। वह एक ही वक्त में दो न्यूरोकास्टर रोबोट्स से अपने कई काम करवा सकता था। साथ ही इंसान के पास यह भी विकल्प था कि वह अपने ब्रेन के किसी एक हिस्से को किसी एक न्यूरोकास्टर रोबोट से अटैच कर दे और दूसरे हिस्से से अपनी लाइफ एंजॉय करें। इसीलिए लोगों को टेक्नोलॉजी का यह एडवांस वर्जन बहुत पसंद आया और पूरी दुनिया के लोग यह टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करने लगे। यहाँ तक कि स्कूलों में भी न्यूरोटेक को इस्तेमाल करना सिखाया जाने लगा। खैर, अब सीन बदलता है और हमें 1994 का वक्त दिखाया जाता है। हमारी लीड कैरेक्टर मिशेल को अपने फॉस्टर डैड के साथ रहते हुए दिखाया जाता है। जब मिशेल स्कूल आती है तो दिखाया जाता है कि सभी बच्चों को न्यूरो हेलमेट की मदद से पढ़ाया जा रहा है। लेकिन मिशेल न्यूरो हेलमेट इस्तेमाल नहीं करती क्योंकि उसे अपनी इंसानी फीलिंग्स ही पसंद है। रूल्स को फॉलो न करने की वजह से मिशेल को प्रिंसिपल ऑफिस में बुलाया जाता है। प्रिंसिपल मिशेल से कहती है, अगर तुम स्कूल के नियमों को नहीं मानोगी तो मुझे तुम्हारी मॉम से शिकायत करनी पड़ेगी। तब मिशेल बताती है, मेरी पूरी फैमिली एक एक्सीडेंट में मारी गई है। ये सुनकर प्रिंसिपल को बहुत दुख होता है और वह मिशेल को सलाह देती है कि वह न्यूरो हेलमेट की मदद से न्यूरोथेरेपी ले ले, इससे उसे अच्छा महसूस होगा। लेकिन मिशेल को टेक्नोलॉजी और आर्टिफिशियल चीजें बिल्कुल पसंद नहीं थी। अब फ्लैशबैक में मिशेल को वह दिन याद आता है जब उनका एक्सीडेंट हुआ था। उनकी कार के सामने एक हिरन आ गई थी जिसे बचाने की कोशिश में उनकी कार क्रैश हो गई। इस एक्सीडेंट में मिशेल की हालत भी बहुत क्रिटिकल हो गई थी। उसे होश अस्पताल में आया और वहीं उसने पहली बार एक चश्मा पहने डॉक्टर को देखा। उन्हें देखते ही मिशेल डर के मारे हाँफने लगी। आंख खुलते ही उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई उसके घर में छुपकर घुसने की कोशिश कर रहा हो। डर के मारे वो बेड के नीचे छुप गई। जो भी था वो उसके रूम में आ गया। वो एक कॉस्मो रोबोट था जिसने बेड उठाकर मिशेल को ढूंढ लिया। मिशेल ने उसे मारने की धमकी दी तो रोबोट ने अपने सिर की ओर इशारा करते हुए एक वायर जोड़ने को कहा। मिशेल ने वह वायर जोड़ दी। तब वह रोबोट बोलने लगा और उसने बताया, मैं तुम्हारा भाई हूँ। ये सुनते ही मिशेल हैरान रह गई। तभी अचानक वह रोबोट गिर पड़ा। मिशेल ने पीछे देखा तो उसके फॉस्टर डैड ने आकर उस पर हमला कर दिया था। आज के दौर में इंसानों के पास रोबोट रखना गैर कानूनी था। फॉस्टर डैड ने मिशेल से कहा, फौरन इस रोबोट को घर से बाहर निकाल दो। मिशेल ने जवाब दिया, यह आपकी लापरवाही की वजह से घर के अंदर आया है। लेकिन उसकी यह बात सुनकर फॉस्टर डैड को गुस्सा आ गया और उन्होंने मिशेल पर ही हमला कर दिया। यह देख कॉस्मो रोबोट को गुस्सा आया और उसने उठकर फॉस्टर डैड पर हमला कर दिया। इस हमले से वह दीवार से टकराकर गिर पड़े। वो पुलिस में रिपोर्ट करने ही वाले थे कि मिशेल ने उन्हें बेहोश कर दिया और फिर अपने कॉस्मो रोबोट को लेकर वहां से निकल गई। काफी दूर जाने के बाद मिशेल रास्ते में रुकती है और उस कॉस्मो रोबोट से पूछती है, तुम आखिर क्यों कह रहे थे कि तुम मेरे भाई हो? क्या तुम्हारे अंदर मेरे भाई की कॉन्शियसनेस है? रोबोट हाँ में जवाब देता है। मिशेल इमोशनल हो जाती है और उससे पूछती है, तो आखिर मेरे भाई की बॉडी कहाँ है? रोबोट उसे इशारे से समझाता है कि उसके भाई की बॉडी के बारे में वही चश्मा पहनने वाला डॉक्टर
डॉक्टर जानता है। मिशेल को याद आता है कि वही डॉक्टर थे जिन्होंने उसे बताया था कि उसका भाई मर गया है। अब मिशेल एक नक्शा खोलती है और रोबोट उसमें एक जगह पर हाथ रखकर बताता है कि रोबोट्स की फैसिलिटी के बीचों बीच हमें वो डॉक्टर मिलेगा जिसे क्रिस, मिशेल का भाई, के बारे में सब कुछ पता है। यह दोनों अब उस जगह के लिए निकल पड़ते हैं। रास्ते में कॉस्मो रोबोट देखता है कि यहाँ के इंसानों की हालत बहुत बुरी हो चुकी है, क्योंकि इंसानों ने न्यूरोटेक हेलमेट का गलत इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था। लोग उसे यूज करके नशा करने लगे थे। इंसानों की हालत दिन ब दिन बदतर होती जा रही थी और यह देखकर कॉस्मो रोबोट को बहुत बुरा लगता है। यहीं पर हमें इवांस नाम का एक आदमी दिखाया जाता है। ये वही मिलिट्री ऑफिसर है जिसने पहले बताया था कि इंसान रोबोट्स से जंग हार रहे हैं, लेकिन अब वो मिलिट्री यूनिफॉर्म में नहीं था। शायद वह अब रिटायर हो चुका था। अब वह गैर कानूनी रूप से गन्स की सप्लाई करता है। वह एक न्यूरोकास्टर रोबोट को एक गन देता है। जैसे ही रोबोट गन पकड़ता है, वो पैसे देने से इनकार कर देता है और उसी गन से इवांस को धमकाने लगता है। इससे पहले कि वह इवांस को मार दे, पीछे से एक और रोबोट आता है और उस न्यूरोकास्टर रोबोट को डिसेबल कर देता है। ये रोबोट दरअसल इवांस का ही था, जिसे उसने गैर कानूनी तरीके से अपने पास रखा हुआ था। अब ये दोनों उस डिसेबल्ड रोबोट की बॉडी को अपने ट्रक में डालते हैं। इसी का फायदा उठाकर मिशेल और उसका कॉस्मो रोबोट भी उसी ट्रक में छुपकर चढ़ जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता था कि ये दोनों रोबोट फैसिलिटी के अंदर जाएंगे। अब हमें पता चलता है कि जब मिशेल के फॉस्टर डैड को होश आया तो उन्होंने पुलिस में शिकायत कर दी थी कि मिशेल के पास एक कॉस्मो रोबोट है। इसी कॉस्मो रोबोट को मारने के लिए गवर्नमेंट ने मार्क नाम के रोबोट हंटर को हायर कर लिया, जो रोबोट्स को ट्रैक और डिस्ट्रॉय करने में माहिर था। अब वो इन लोगों का पीछा कर रहा था। सीन बदलता है और अब दिखाया जाता है कि इवांस ने जिस जगह ट्रक रोका वह उसका घर था। उसका घर सीधे उस रोबोट फैसिलिटी से जुड़ा हुआ था। घर के अंदर आते ही मिशेल और कॉस्मो रोबोट ट्रक से बाहर निकलते हैं, लेकिन उनकी आहट इवांस और उसका रोबोट सुन लेते हैं। इवांस ने तुरंत दोनों को गन पॉइंट पर ले लिया। मिशेल ने उसे अपना मकसद बताया कि वो सिर्फ फैसिलिटी के अंदर जाना चाहती है, इसीलिए उसने ट्रक में छुपकर यात्रा की। उसे पता था कि इवांस फैसिलिटी के अंदर से सामान लाने और बेचने का काम करता है। तब इवांस ने कहा, वहां बहुत खतरा है, तुम वहां नहीं जा सकती। अगर तुम्हारा ऐसा कोई इरादा है तो अभी छोड़ दो। ये लोग बात ही कर रहे थे कि तभी इवांस को किसी भारी चीज के ऊपर चढ़ने की आवाज सुनाई दी। उसने तुरंत दोनों रोबोट्स को छुप जाने को कहा और देखा कि वहां मार्क का न्यूरोकास्टर रोबोट आ गया था। मार्क इवांस से कहता है, बता दो तुम्हारे रोबोट्स कहाँ हैं? मैं जानता हूँ कि मिशेल एक रोबोट की मदद कर रही है और वो इसी के पास है। लेकिन इवांस झूठ बोलते हुए जवाब देता है, नहीं, यह मेरी बहन है और यहाँ कोई रोबोट नहीं है। इवांस का यह झूठ सुनकर मार्क को गुस्सा आ जाता है और वह उस पर हमला कर देता है। ये देखकर दोनों रोबोट्स को बहुत गुस्सा आता है और वे दोनों मिलकर मार्क पर हमला कर देते हैं। मौका देखकर मिशेल जल्दी से वहां के स्विचेस ऑन कर देती है, जिससे भारी चीजें गिरने लगती हैं और मार्क का न्यूरोकास्टर रोबोट उन चीजों के नीचे दब जाता है। उसी अफरा तफरी में ये चारों वहां से भाग निकलते हैं। दृश्य कटता है। अब असली मार्क अपना न्यूरो हेलमेट उतार रहा होता है और बहुत गुस्से में नजर आता है। उधर भागते हुए मिशेल और बाकी लोग जिस जगह पहुंचते हैं वह जगह बहुत ही खतरनाक होती है। इवांस गुस्से में होता है क्योंकि यहाँ से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं था। वह मिशेल पर गुस्सा करता है और चिल्लाता है। इसी दौरान वहां स्कैवेंजर्स रोबोट्स आ जाते हैं। ये ऐसे रोबोट्स होते हैं जो खराब या टूटे हुए दूसरे रोबोट्स को मारकर उनके अच्छे पार्ट्स निकालकर खुद में लगा लेते हैं और अपनी लाइफ बढ़ाते हैं। इधर उधर तलाश करते हुए इवांस के रोबोट टम को एक बहुत बड़ा रोबोट और एक वैन दिखाई देती है। उस विशाल रोबोट को टम कंट्रोल करना शुरू कर देता है। अब ये सब निकलने ही वाले होते हैं कि मिशेल मदद मांगती है और कहती है, मैं एक डॉक्टर को जानती हूँ जो यहीं रहते हैं। वो जरूर जानते होंगे कि यहाँ से बाहर कैसे निकलना है। अगर तुम हमारी मदद करो तो तुम भी यहाँ से बाहर निकल पाओगे। इवांस उसकी बात मान लेता है और सभी लोग वैन में बैठ जाते हैं। वैन को अब वह बड़ा रोबोट उठाकर चला रहा होता है। रास्ते में मिशेल इवांस से पूछती है, तुम्हें ये रोबोट कहाँ से मिला? इवांस बताता है, ये रोबोट मुझे जंग के दौरान मिला था। मैं रोबोट्स के खिलाफ लड़ रहा था और उसी लड़ाई में मेरी दोनों टांगे बुरी तरह जख्मी हो गई थी। तभी इसी रोबोट ने मेरी जान बचाई। आज मैं इसीलिए जिंदा हूँ और सही सलामत चल सकता हूँ। इस रोबोट का मुझ पर बहुत बड़ा एहसान है, इसीलिए मैं इसे हमेशा अपने साथ रखता हूँ। जंग खत्म होने के बाद जब रोबोट्स पर बैन लग गया तब से मैं भी इसके साथ छुप कर रहता हूँ। सीन बदलता है। अब हमें साइंटिस्ट ईथन दिखाया जाता है। वो अपनी माँ के पास होता है और देखता है कि उसकी माँ की मेमोरी लॉस हो रही है। जब वो इसकी वजह तलाशता है तो पता चलता है कि ये उसकी खुद की बनाई हुई न्यूरो टेक्नोलॉजी के कारण हो रहा है। गुस्से में वह अपनी लैब में आता है और डॉक्टर से पूछता है, हमारी सर्विसेज फेल कैसे हो रही हैं? डॉक्टर जवाब देता है, क्रिस भाग गया है, उसी की मदद से हम न्यूरो टेक्नोलॉजी चला रहे थे। ईथन गुस्से में आकर पूछता है, क्रिस कैसे भाग सकता है? उसकी बॉडी तो हमारे पास है। डॉक्टर बताता है, क्रिस ने अपने कॉन्शियसनेस का एक हिस्सा एक रोबोट में डालकर उसे भगा दिया है। इसी वजह से हमारी न्यूरोटेक में समस्या आ रही है। ईथन बेहद नाराज हो जाता है और डॉक्टर से कहता है, तुरंत उस रोबोट को ढूंढो किसी भी हाल में। अगर वो नहीं मिला तो मेरी पूरी कंपनी तबाह हो जाएगी। अब ईथन खुद नैनो टेक्नोलॉजी की दुनिया में जाता है और मार्क से संपर्क करता है। वह कहता है, तुम मेरी मदद करो, मेरा एक रोबोट भाग गया है। ईथन कहता है, जिस रोबोट की वजह से मेरा पूरा न्यूरोटेक सिस्टम चलता था उसे पकड़ लाओ, मैं तुम्हें मुंहमांगा इनाम दूंगा। मार्क जवाब देता है, मैं पहले से ही उस रोबोट और उसके साथ वाली लड़की मिशेल को ढूंढ रहा हूँ। ईथन कहता है, तो ठीक है, तुम उस लड़की को पकड़कर जेल में डाल देना और रोबोट को मुझे सौंप देना। अब क्योंकि मिशेल और उसके साथियों ने मार्क का पुराना न्यूरोकास्टर सूट तबाह कर दिया था, इसलिए ईथन उसे फ्री में एक नई टेक्नोलॉजी वाला न्यूरोकास्टर सूट दे देता है। दृश्य कटता है। अब हमें मिशेल और उसकी टीम को दिखाया
दिखाया जाता है जो एक अजीब सी जगह पर खड़े होते हैं। अचानक किसी ने उनके ऊपर एक फ्रिज फेंककर हमला कर दिया। इस हमले में टीम का बड़ा रोबोट बुरी तरह जख्मी हो जाता है। कुछ ही देर में कई सारे रोबोट्स वहां आ जाते हैं और इन सबको बंदी बना लेते हैं। फिर वे इन्हें डॉक्टर पीनट के पास ले जाते हैं जो इन रोबोट्स के लीडर होते हैं। मिशेल डॉक्टर पीनट को देखकर चौंक जाती है। आप अभी तक जिंदा हैं? डॉक्टर पीनट पूछते हैं। तुम्हारा यहाँ आने का मकसद क्या है? इंसान अक्सर हमें मारने आते हैं, मिशेल जवाब देती है। मैं यहाँ किसी को मारने या नुकसान पहुंचाने नहीं आई हूँ। मैं बस एक डॉक्टर को ढूंढ रही हूँ जो इसी फैसिलिटी में रहते हैं। डॉक्टर पीनट जवाब देते हैं, हाँ, यहाँ से थोड़ी दूर एक सेफ हाउस है, शायद वो वहीं रहते हो। वो फिर मिशेल से पूछते हैं, तुम उस डॉक्टर को क्यों ढूंढ रही हो? मिशेल कहती है, असल में मैं अपने भाई को ढूंढ रही हूँ। उसका कॉन्शियस इस कॉस्मो रोबोट के अंदर है। मुझे खबर मिली है कि मेरे भाई की बॉडी ईथन कंपनी के पास है। ये सुनकर डॉक्टर पीनट भी परेशान हो जाते हैं। ईथन कंपनी किसी बच्चे की बॉडी को अपने फैसिलिटी में क्यों रखेगी? इस सवाल का जवाब मिशेल के पास भी नहीं होता। अब दिखाया जाता है कि मिशेल और इवांस आगे जाने के लिए तैयार हैं। डॉक्टर पीनट इनकी मदद के लिए अपने कुछ फौजी रोबोट्स भी इनके साथ भेजते हैं। सभी लोग एक पीनट के आकार की गाड़ी में बैठते हैं और आगे की यात्रा शुरू करते हैं। उधर हम देखते हैं कि मार्क भी इसी फैसिलिटी में पहुंच चुका है और इन लोगों को जाते हुए देख लेता है। जब मिशेल और उसकी टीम अपनी मंजिल पर पहुंचते हैं तो वहां उन्हें बहुत सारे अवेंजर्स घेर लेते हैं। लेकिन इससे पहले कि वो उन्हें कोई नुकसान पहुंचा पाते, अचानक एक गाना बजता है और एक सीक्रेट डोर खुल जाता है। वो सब फिसलते हुए उस सीक्रेट डोर के अंदर चले जाते हैं और वहीं पहुंचते हैं डॉक्टर कियोन के पास, जिनकी तलाश में मिशेल इतने लंबे सफर पर निकली थी। डॉक्टर कुछ कहें उससे पहले ही मिशेल सवाल पूछती है, मेरा भाई कहाँ है? आपने कहा था कि वो मर गया है, लेकिन वो तो जिंदा है। आपने मुझसे झूठ क्यों बोला था? डॉक्टर कियोन जवाब देते हैं, तुम्हारा भाई इस वक्त ईथन की लैब में है। मिशेल पूछती है, क्यों और किस लिए? डॉक्टर कियोन बताना शुरू करते हैं, आज से 4 साल पहले जब इंसान रोबोट्स के साथ जंग हार रहे थे, तभी तुम्हारा और क्रिस का एक्सीडेंट हुआ था। जब हमने क्रिस का MRI किया तो हमें पता चला कि वो एक असाधारण जीनियस है। उसके दिमाग में कुछ अतिरिक्त शक्तियां थीं जो शायद ईश्वर की दी हुई थीं। इन्हीं ताकतों ने हमें सहारा दिया था। क्रिस की ब्रेन पावर से ही हम न्यूरोटेक टेक्नोलॉजी बना पाए थे। मिशेल गुस्से में आकर कहती है, तो फिर तुमने मुझसे झूठ क्यों कहा कि वो मर गया है? इस पर डॉक्टर कियोन अपने रोबोटिक रियन में उसे सारा पास्ट दिखाते हैं। क्रिस उस समय कोमा में था। उसकी बॉडी को जिंदा रखकर उसके ब्रेन को न्यूरोटेक बनाने में इस्तेमाल किया जा रहा था। डॉक्टर कियोन बताते हैं, अगर उस दिन हमने उसे आर्टिफिशियली जिंदा न रखा होता और न्यूरोटेक न बनाते तो क्रिस मर गया होता। मिशेल गुस्से में कहती है, तो तुम उसे मरने देते, लेकिन ये जो तुमने किया वो सही था, इस तरह उसका इस्तेमाल करना? डॉक्टर कियोन गहराई से जवाब देते हैं, वो पूरी तरह मरा नहीं था, वो अंदर से जिंदा था। एक दिन तो उसने मेरा हाथ पकड़ने की भी कोशिश की। जिस दिन मुझे एहसास हुआ कि वो अंदर से जीवित है, मैंने न्यूरोटेक प्रोग्राम को बंद करने की कोशिश की, लेकिन ईथन ने मना कर दिया, बल्कि उसने मुझे अपनी ही कंपनी से निकाल बाहर किया। डॉक्टर कियोन आगे बताते हैं, मैंने ही क्रिस के दिमाग का कनेक्शन इस रोबोट में फिट किया और इसी वजह से आज तुम मेरे सामने खड़ी हो। मिशेल ये सब सुनकर भी शांत नहीं होती। वह पूछती है, आखिर तुम्हारे ऐसा करने की वजह क्या थी? कियोन कहते हैं, मैं चाहता था कि क्रिस इस रोबोट में अपनी कॉन्शियस को बनाए रखे और इन रोबोट्स के साथ अपनी एक नई जिंदगी शुरू करे, एक नई फैमिली बना ले। ये सुनकर मिशेल रोने लगती है। मेरा भाई मेरा था, उसकी फैमिली मैं थी, उसे इन रोबोट्स की जरूरत नहीं थी। इवांस भी ये सब सुनकर बेहद गुस्से में आ जाता है। वो डॉक्टर कियोन पर हमला कर देता है। इसी बीच हम देखते हैं मार्क इस फैसिलिटी तक पहुंच चुका है। सीसीटीवी स्क्रीन पर उसे देखते ही पीनट अलर्ट हो जाता है। मार्क धमाका करके फैसिलिटी के अंदर घुसता है। अंधेरे का फायदा उठाकर मिशेल और उसके साथी उस पर हमला करते हैं, लेकिन मार्क का न्यूरोकास्टर रोबोट बहुत ज्यादा शक्तिशाली होता है। उनका कोई हमला उस पर असर नहीं करता। दरअसल मार्क अपने साथ एक पूरी फौज लेकर आया था जो अंदर मौजूद रोबोट्स से लड़ने लगती है। न्यूरोकास्टर रोबोट्स पुराने रोबोट्स को धड़ाधड़ खत्म कर देते हैं। इस बीच डॉक्टर कियोन मिशेल से कहता है, तुम क्रिस वाले रोबोट को लेकर यहाँ से भाग जाओ। लेकिन जैसे ही मिशेल भागने लगती है, मार्क की नजर उस पर पड़ जाती है। वो पीछे से दौड़कर रोबोट का हाथ पकड़ता है और उसे लेकर उड़ जाता है। हालांकि मिशेल को वो कुछ नहीं कहता, लेकिन तब तक फैसिलिटी में बहुत ज्यादा तबाही मच चुकी होती है। पीनट भी बुरी तरह घायल हो जाता है। इसके बाद जब मिशेल और उसके साथी वापस रोबोट्स की पुरानी फैसिलिटी में आते हैं तो देखते हैं कि न्यूरोकास्टर रोबोट्स ने यहाँ के लगभग सभी रोबोट्स को खत्म कर दिया है। जो कुछ बचे हैं वो भी बेहद बुरी हालत में है। अब सीन कट होता है। मार्क उस रोबोट को लेकर ईथन के पास पहुंचता है। जैसे ही ईथन उसे देखता है, उसकी सांस में सांस आती है। वो रोबोट से कहता है, बहुत परेशान किया तुमने, अब ऐसा मत करना। ईथन के डॉक्टर्स रोबोट को पकड़कर एक बड़ी मशीन पर लिटा देते हैं। अब डॉक्टर ईथन क्रिस के रोबोटिक शरीर से उसकी कॉन्शियसनेस को निकालकर दोबारा उसकी असली बॉडी में ट्रांसफर कर देता है। मार्क ये सब देख रहा होता है और अंदर ही अंदर हिल चुका होता है। उसे यकीन नहीं होता कि ईथन एक बच्चे का इस हद तक इस्तेमाल कर रहा है। ईथन मुस्कुराते हुए कहता है, इसी बच्चे की वजह से मैं न्यूरो टेक्नोलॉजी बना सका और पूरी इंसानियत को बचा पाया। दूसरी तरफ मिशेल बहुत ज्यादा टूट चुकी थी। तभी इवांस उसके पास आता है, उसे हिम्मत देता है और कहता है, मैं तुम्हारे साथ हूँ, हम क्रिस को बचाएंगे और ईथन की सच्चाई सबके सामने लाएंगे। अब उनका पहला मिशन था इस फैसिलिटी से बाहर निकलना। इसलिए वे बिनेट के एक पुराने रोबोट के पास जाते हैं जिसके पास बाहर निकलने का रास्ता और जरूरी जानकारी होती है। इस रोबोट के पास ढेर सारी इंफॉर्मेशन होती है। वो मिशेल को बताता है, पूरा न्यूरोटेक तुम्हारे भाई के ब्रेन से चलता है। अगर तुम्हारा भाई होश में आ गया तो सारा न्यूरोटेक खुद बंद हो जाएगा। ये सुनकर मिशेल की आंखों में उम्मीद की चमक लौट आती है। तो ये तो अच्छी बात है, फिर हम क्रिस को होश में लाकर पूरी न्यूरोटेक को बंद करवा सकते हैं। रोबोट भी उनके इस मिशन में साथ जाने को तैयार हो जाता है, लेकिन पीनट अब भी शांत खड़ा होता है। वो कहता है, हमें पहले भी जंग नहीं चाहिए थी, पहले भी इज्जत और अमन चाहिए था और आज भी वही चाहिए। मिशेल उससे कहती है, हम भी वही लेने जा रहे हैं पीनट, इसी के लिए एक बार और कोशिश करके लड़ेंगे। पीनट के साथ ही रोबोट्स मिशेल
मिशेल की बातों से सहमत हो जाते हैं और मिलकर पीनट को भी मना लेते हैं। अब सभी इस मिशन का हिस्सा बन जाते हैं। ये लोग एक गोल उन्नत टेक्नोलॉजी वाली मशीन के जरिए उस शहर में पहुंचते हैं जहां ईथन की लैब थी। उनके साथ एक बहुत बड़ा लड़ाकू रोबोट भी होता है जिससे वे खिलौनों की तरह कारों को उठाकर ईथन की लैब पर हमला शुरू कर देते हैं। लैब के अंदर ईथन ये सब देख चुका होता है। वो मार्क को आदेश देता है, अपनी आर्मी लेकर बाहर जाओ और इन सबको खत्म कर दो। बाहर इस विशाल रोबोट को इवांस कंट्रोल कर रहा होता है, लेकिन तभी उसके सामने आ जाते हैं ईथन के एडवांस न्यूरोकास्टर रोबोट्स जो उसके रोबोट को तबाह करने लगते हैं। बहुत जल्द इवांस का रोबोट बुरी तरह डैमेज हो जाता है और धमाके से पहले ही इवांस उसके अंदर से छलांग मारकर बाहर कूद जाता है। उधर पीनट भी एक विशालकाय रोबोट को कंट्रोल करते हुए युद्ध भूमि में पहुंचता है। उसके पीछे पीछे बाकी सारे कॉस्मिक रोबोट्स भी न्यूरोकास्टर रोबोट्स से लड़ने लगते हैं। जैसे जैसे बाहर युद्ध और ज्यादा भड़कता है, मिशेल मौके का फायदा उठाकर चुपचाप लैब के अंदर घुस जाती है। वो अपने साथ मौजूद रोबोट की मदद से लैब में मौजूद सभी साइंटिस्ट्स को डराकर वहां से भगा देती है। इसके बाद वो वहां रखे एक खास न्यूरो हेलमेट को पहन लेती है जो उसके भाई क्रिस से डायरेक्टली कनेक्टेड होता है। बाहर मार्क अब खुद एक विशाल न्यूरोकास्ट सूट पहनकर पूरा मैदान तबाह करने पर उतारू हो चुका होता है। उसने बमबारी शुरू कर दी थी, हर तरफ धमाके हो रहे थे और तभी वो पीनट के सामने आ खड़ा होता है। जिस टाइम पीनट एक कास्टर रिपोर्ट को मारकर फ्री हुआ था, मार्क ने उसके ऊपर गन तान दी और उससे पूछा, अब क्यों ये जंग लड़ रहे हो? तो पीनट ने कहा, आजादी से बड़ा कुछ नहीं होता। उसने पूछा, मौत भी नहीं? तब पीनट ने कहा, अगर मेरी मौत से मेरे बाकी साथियों को आजादी मिल जाती है तो मुझे यह मौत अच्छी है। उसकी बात सुनकर मार्क इंप्रेस हो जाता है और उसे कहता है, तुम्हारे अंदर एक इंसान से भी ज्यादा इंसानियत है। मैं आज एक इंसान से मिला जिसके अंदर रोबोट से भी कम संवेदनाएं थी। वो ईथन की बात कर रहा था जिसने एक बच्चे का इस्तेमाल बेदर्दी से किया था, सिर्फ अपने प्रोडक्ट को कामयाब बनाने के लिए। इस टाइम मार्क ने फैसला कर लिया कि अब वो ईथन का साथ नहीं देगा बल्कि वो हब का साथ देगा। सीन कट होकर अब हमें मिशेल को दिखाया गया जो उस न्यूरोकास्टर हेलमेट की मदद से अपने भाई से मिलने लगी। इस दुनिया के अंदर वो दोनों अपने घर में थे। यहाँ पर मिशेल क्रिस से कहती है, उठो चलो, हमें यहाँ से चलना है। जिस पर क्रिस ने कहा, नहीं, मैं यहाँ से नहीं जा सकता। मैंने इस दुनिया को अंदर से देखा है और मैं जानता हूँ कि मेरा इस्तेमाल करके ईथन ने इस दुनिया को बर्बाद कर दिया है। मेरा यहाँ से निकलना संभव भी नहीं है क्योंकि मैं मर चुका हूँ। इन लोगों ने मेरे दिमाग को आर्टिफिशियली जिंदा रखा हुआ है और मेरे दिमाग से ही ये न्यूरोटेक चल रही है। मिशेल ने पूछा, फिर आखिर तुम चाहते क्या हो? तब क्रिस ने उसे समझाया, अगर मेरा दिमाग और देर तक एक्टिव रहा तो ईथन मेरे दिमाग का इस्तेमाल करके दुनिया को पूरी तरह तबाह कर देगा। सबसे अच्छा यही है कि तुम मुझे मार दो, मेरे दिमाग को डीएक्टिव कर दो ताकि न्यूरोटेक भी बंद हो जाए और ये सारी तबाही भी। मिशेल इस सब के लिए राजी नहीं थी। तब क्रिस ने कहा, याद है ना, तुम मुझे कहती थी कि मैं दुनिया बदल सकता हूँ, तो बस इस दुनिया को बदलने में तुम मेरी मदद करो। ये कहते ही क्रिस और मिशेल गले लगे और सीन असली दुनिया में शिफ्ट हो गया जहाँ मिशेल होश में आ गई थी। उसने आगे बढ़कर क्रिस की सारी मशीनें ऑफ कर दी जिसकी वजह से क्रिस पूरी तरह से मारा गया और न्यूरोटेक तबाह हो गई। बाहर दिखाया गया कि एवेंस की आर्मी यानी रोबोट्स हार रहे थे। एवेंस ने देखा कि उसका रोबोट जो हमेशा से उसके साथ था वह भी बुरी तरह डैमेज हो चुका था। उसे देखते ही वो टूटने लगा एकदम। जैसे ही न्यूरोटेक बंद हुई, यहाँ के सारे न्यूरोकास्टर रोबोट्स भी बंद होकर गिर गए और ऑटोमेटिकली एवेंस ने ये जंग जीत ली। इस टाइम उसकी खुशी का ठिकाना ही नहीं था। वो जोर से चिल्लाया। अगले ही पल उसे अपने रोबोट टिम की याद आई। उसने पीछे देखा तो अब टिम पूरी तरह खराब हो चुका था, वो मर चुका था, जिसे देखकर उसकी खुशी सारे गम में बदल गई। लेकिन तभी उसने देखा कि टिम के अंदर तो एक छोटा वॉरियन भी था जिसने इस बड़े रोबोट को कैरी किया हुआ था, जिंदा रखा हुआ था। ये देखकर एवेंस की जान में जान आई। अब अपने रोबोट को लेकर एवेंस मिशेल को ढूंढने के लिए अंदर गया और जब वो यहाँ से बाहर आया तो उन लोगों को पता चल गया कि अब दुनिया में सारे न्यूरोटेक रोबोट काम करना बंद कर चुके हैं। न्यूज में भी ये बात फैल गई और फिर मिशेल का इंटरव्यू हुआ। मिशेल ने न्यूज में सब सच बता दिया कि किस तरह ईथन एक बच्चे का इस्तेमाल करके इस न्यूरो टेक्नोलॉजी को चला रहा था। इसी वजह से ईथन को जेल हो गई। कहानी की आखिरी में हमें मिशेल को पूरी दुनिया को स्पीच देते हुए दिखाया गया जिसमें मिशेल कहती है, मैं जानती हूँ आप सब लोग कंफ्यूज होंगे कि इस दुनिया में क्या चल रहा है। असल में दुनिया में न्यूरोटेक बंद हो गई है। ईथर ने न्यूरोटेक के जरिए न सिर्फ रोबोट्स को जंग में हराया था बल्कि इंसानों को भी किसी काम का नहीं छोड़ा था। इंसानों को न्यूरोटेक की आदत पड़ चुकी थी। इंसान ये भूल गए थे कि वो सारे काम जो वो न्यूरोकास्टर रोबोट से करवा रहे हैं वो खुद भी कर सकते हैं। असल दुनिया में इंसान ही इंसान का सहारा है, न कि यह न्यूरो टेक्नोलॉजी। हमारे इमोशंस और हमारा मिलना जुलना ही हमें इंसान बनाता है। अगर आगे बढ़ना मुश्किल लग रहा है तो हम सब मिलकर एक दूसरे का साथ देंगे और आगे बढ़ जाएंगे। उसकी स्पीच सबको बहुत अच्छी लगी। एवेंस भी इमोशनल होकर उसके गले लग गया और फिर मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन में हमें मरे हुए रोबोट्स का एक झुंड दिखाया गया जिसमें कॉस्मो रोबोट भी था। एकदम से वह रोबोट उठ खड़ा हुआ इस मैसेज के साथ कि उसके अंदर अभी भी क्रिस की कॉन्शियसनेस जिंदा थी और बस यही दिखाते हुए ये मूवी यहाँ खत्म हो गई।